अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 2.4 डेट इज़ टॉक। टॉक जो है वो क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम ये बात कंसिडर करें कि फ़ोर्स और फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते थे, तो उसके लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम जो है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स किस टाइप की फोर्स है, फोर्स एक ऐसी फोर्स है यानी बिल्कुल लीनियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर फोर्स, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, इस कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन भी कम्प्लीटली क्या होगी, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लीनियर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी क्या प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमने ये बात स्टडी की है कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉडीज़ के लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन के साथ डील नहीं करते, बल्कि समटाइम्स हमें बॉडीज़ के जो है वो रोटेशनल और सर्कुलर इफ़ेक्ट्स को भी जो है वो देखना पड़ता है। तो अगर अब हम ये कहें कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक स्पैनर मौजूद है, ठीक है, एक हमारे पास स्पैनर मौजूद है, इस स्पैनर को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमारे पास एक नट है, ठीक है, इस नट को हमें टाइट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस स्पैनर के इन कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। अब जो हम इस पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे हम इस स्पैनर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उस लाइन को हम सिंपली कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, या फिर आप इसे लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा ये नेट जो हमने रखा हुआ है, नेट का बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको कहते हैं एक्सिस। अब क्या होगा कि अगर मैं इस स्पैनर के लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो किस टाइप की फोर्स होगी, मैं इस स्पैनर के ऊपर जो है वो जो फोर्स अप्लाई करूँगी, ऑब्वियस सी बात है कि इस नट को टाइट करने के लिए वो फोर्स रोटेशनल फोर्स होगी, ठीक है। इस नट को अगर मुझे टाइट करना है तो मुझे स्पैनर को या तो इस तरह से मूव करना पड़ेगा, और अगर मुझे इस नट को लूज़ करना है तो स्पैनर को मुझे इस तरह से मूव करवाना होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो सिंपल फोर्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है मेरे पास, ठीक है। तो इस टाइप के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम सिंपली क्या नाम देते हैं, हम टॉक का जो है वो नाम दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इस स्पैनर के ऊपर एक टर्निंग फोर्स अप्लाई की जाएगी तो नट लूज हो जाएगा, या फिर नट जो है वो हमारा टाइट हो सकता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करने पे यहाँ पर हम जब रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस नट में क्या होते हैं, अब इस नट में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, ये एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिकली एक स्मॉल सा डिफरेंस है हमारी फोर्स में और हमारी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में। सिंपल लीनियर फोर्स बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, जबकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बॉडी के अंदर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, और इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम जो है वो टॉक का नाम जो है वो दे देते हैं। अगर अब हम टॉक की एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ आएँ तो उसको स्टडी कर लेते हैं। टॉर्क जो है वो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट है दो चीज़ों की, और वो दो चीज़ें क्या हैं, नंबर 1 आ जाती है उसमें फोर्स, और नंबर 2 पार्ट इज मोमेंट आर्म। फोर्स को हम सिंपली कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे मोमेंट आर्म को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इनकी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्ट में टॉक मिलती है, डेट इज टॉक R क्रॉस F के इक्विवेलेंट आ जाती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अगेन अगर हम एक स्पैनर ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे ये हमारा नट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने कहा था ये वो लाइन होती है जिस लाइन के क्रॉस हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है, इसको हम सिंपली अपनी लाइन ऑफ एक्शन या फिर आप इसे लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। जो हमारे नेट का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम जो है वो पिवट पॉइंट या फिर
एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों कहा जाता है नेट के सेंट्रल पार्ट को? बिकॉज हम जब यहाँ से फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो जो नट होता है वो इस एक्सिस के राउंड अबाउट जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। इस वजह से इस सेंट्रल पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे देते हैं। अब इस लाइन ऑफ एक्शन के क्रॉस क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हमें टाइट करना है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी, और अगर इसे लूज करना है तो फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। अब जो डिस्टेंस होता है हमारी फोर्स और हमारे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, उसको सिंपली हम आर से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारे पास मोमेंट आर्म। तो बेसिकली टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन दो चीज़ों के दरमियान है? ये है हमारी फोर्स और दूसरी चीज़ हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करवानी है तो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपलेस्ट सी चीज़ नज़र आ रही है कि बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारी फोर्स और हमारी मोमेंट आर्म के दरमियान जो बनने वाला एंगल होना चाहिए वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फोर्स और हमारी आर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा तो उसी कंडीशन में सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अगर एंगल 90 डिग्री से डिफर कर रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो अब हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं टॉर्क के फॉर्मूला को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सम टाइम इस रेडियस को या इस मोमेंट आर्म को हम सिंपली कहते हैं कि ये हमारे स्पैनर की लेंथ है, तो इसको हम सिंपली एल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो टॉर्क का जो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट इज एल एफ, या हम इसको एफ एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे टॉर्क की सिंपली डेफिनेशन कि टॉर्क होता क्या है। अब अगर हम ये बात कंसिडर कर लें कि हमें टॉर्क अप्लाई करनी है, यानी टॉर्क की एप्लीकेशन हम देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क को अप्लाई करें तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। हम क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी लेंगे और उसके ऊपर टॉर्क के इफेक्ट्स को जो है वो देखेंगे, स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली। अब रिजिड बॉडी कैसी बॉडी होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी एक ऐसी टाइप की बॉडी होती है कि जिसके ऊपर आप जितनी भी फोर्स अप्लाई कर लो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल इस तरह से मौजूद है, इसको मैंने P1 कह दिया, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। मैंने इस बॉडी के ऊपर खूब सारी फोर्स अप्लाई की, लेकिन उसके रिजल्ट में ये पार्टिकल अपनी जगह से हिले तक नहीं, तो ऐसी बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। यानी ठोस किस्म की बॉडी है पे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करो वो इमूवेबल होते हैं उसके पार्टिकल्स। तो ऐसे ही एक बॉडी हमने कंसिडर कर लिया और इसके अंदर हमने एक जो है वो पॉइंट कंसिडर कर लिया जो कि किसी खास पार्टिकल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्टिकल को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पार्टिकल के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने सिंपली F से जो है वो डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब इस पार्टिकल की अगर हम पोजीशन देखना चाहते हैं ओरिजिन से, सपोज कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, अगर हमें ओरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर इस सिंपली पोजीशन वेक्टर की लाइन को जो है वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो फोर्स है और हमारे इस आर पोजीशन वेक्टर या हमारा जो रेडियस है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, थीटा एंगल हमारे पास बनेगा। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स के अंदर सिंपली रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हमने ये कंपोनेंट कंसिडर कर लिया और दूसरा हम ये कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कंपोनेंट जो है वो हमारा एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे एफ कॉज ऑफ थीटा का, जबकि ये कंपोनेंट हमारे पास y कंपोनेंट है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने y कंपोनेंट को देखा था कि इसकी वैल्यू हमेशा साइन थीटा फॉर्म में आती है। तो ये हमारे पास हमारी फोर्स का
एफ साइन थीटा कंपोनेंट हो गया और ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास आ गया है। अब टॉक अगर हम निकालना चाहते हैं तो टॉक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला हमें जो है वो नॉन है। अब इसमें से हमने क्या किया, आर हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जबकि ये जो है ये वाला पॉइंट ये हमारे पास हमारा लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अक्रॉस हम जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ये क्या होगा, ये है हमारे पास हमारा मोमेंट आर्म के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसमें आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा मोमेंट आर्म है और एफ क्या है, हमारी फोर्स है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो लिख लेते हैं रिजॉल्विंग एफ। तो एफ को रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास फोर्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आई। नंबर 1 इज एफ कॉस ऑफ थीटा एंड नंबर 2 इज एफ साइन ऑफ थीटा। अब हमें ये बात चूज करनी है कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स का बेसिकली कंपोनेंट होगा जो कि हमारी टॉर्क को प्रोड्यूस करवाने में एप्लीकेबल होगा। तो अभी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि टॉर्क तभी प्रोड्यूस हो सकती है अगर हमारी फोर्स और हमारे आर के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। तो इस चीज़ को चेक करते हैं, जो हमारा एफ कोस थीटा कंपोनेंट है वो इस आर कंपोनेंट के साथ बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस लाइन के थ्रू हमारा ये आर पास कर रहा है सेम उसी लाइन के थ्रू हमारा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट भी पास कर रहा है। तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो सिंपली 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो सकता है। और इस केस में जो टॉर्क की वैल्यू है वो तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज हमने कहा था कि टॉर्क तो तभी पॉसिबल है अगर एंगल जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्विवेलेंट आए हमारे पास। तो सिंपली देखते हैं कि अब जो हमारा एफ साइन थीटा कंपोनेंट है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट हमारे इस आर के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा एफ साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो अब हमारा जो टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू आर एज इट इज था, और हमने कौन सा कंपोनेंट फोर्स का यूज कर लिया, एफ साइन थीटा कंपोनेंट यूज किया। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर इसे वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ की फॉर्म में, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट थी तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको पता है कि हमें डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है। तो यहाँ हम एन कैप जो है वो शो कर देते हैं जो कि हमारी टॉर्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। अब इस एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, हमने ये बात लास्ट टाइम पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट में कि अगर हम एन कैप की यानी कि अपनी टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहते हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास हमारी टॉर्क की डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम जो है वो अब एक दूसरी एग्जांपल जो है वो इसी के अंदर कंसिडर करते हैं जिसमें हम जो है वो फोर्स के कंपोनेंट को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो हमारा सिंपली आर होगा, मोमेंट आर्म होगा, उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे। इसको हम रिमूव करके रीड्रॉ कर लेते हैं। अगेन अगर हम वही बॉडी कंसिडर कर लें, ये हमारी रिजिड बॉडी आ गई, इसमें एक पॉइंट हमने लिया था P जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, ये हमारा ओरिजिन था, यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था जिसको R कह दिया था। नेक्स्ट इसी लाइन को एक्सटेंड किया था और फोर्स और इस R के दरमियान बनने वाले एंगल को हमने सिंपली क्या कहा था, थीटा के इक्वल कहा था। अब अगर हमें जो है वो यहाँ से क्या करना है, आर को रिजॉल्व करना है तो हम सिंपली यूं जो है वो ले लेते हैं कि ये हमारे पास सिंपली हमारा ओरिजिन है और ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हम अब क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम डायग्राम को थोड़ा सा जो है वो चेंज वे में ड्रॉ करते हैं यूं करके।
अब इसमें जो है वो हमें प्रिडिक्ट करना है, हमने आर को अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो एंगल को अगर हम यहाँ से डिटरमिन करना चाहें तो ये हमारा थीटा बन रहा है इस टाइम, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इसके, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर ये हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड बन रही होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है और इसको हम लिख सकते हैं आर साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट। अब देखते हैं क्या ये आर साइन थीटा कंपोनेंट हमारे इस टॉक के रिजल्ट को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने कहा था कि हमारा आर कंपोनेंट और हमारे फोर्स दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तभी हमारे पास टॉक प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, हमारे आर साइन थीटा कंपोनेंट और हमारे फोर्स कंपोनेंट के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है। तो इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं कि अब टॉक हमारी क्या आई, फोर्स एज इट इज़ थी, लेकिन आर को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और आर साइन थीटा कंपोनेंट को हमने इस्तेमाल कर लिया। तो आंसर क्या आया, अगेन आर एफ साइन ऑफ थीटा और एन कैप किसको शो करेगा, हमारी टॉक के डायरेक्शन को, जो कि अगेन इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और अगर इसको अगेन हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस एफ की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर हम ये बात देखना चाहते हैं कि हमारा जो टॉक है उसका फॉर्मूला तो हमने बेसिकली यहाँ से डिराइव कर लिया। अब हम उसके ऐसे यूनिट्स और साथ ही साथ उसके लिए जो है वो डायमेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूनिट क्या आएंगे, सिंपली टॉक के फोर्स इज इन न्यूटन और आर जो है वो मीटर होता है, तो टॉक के यूनिट क्या हो गए, न्यूटन मीटर। डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, टॉक की डायमेंशन निकालनी है तो यूनिट के थ्रू हम निकाल लेते हैं न्यूटन। न्यूटन फोर्स के यूनिट है, इसका मतलब है यहाँ हम फोर्स की डायमेंशन यूज कर सकते हैं और फोर्स की डायमेंशन क्या आती है हमारे पास, एम एल टी माइनस 2 के इक्वलेंट होती है, ठीक है। और m की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, कैपिटल L, बिकॉज m यहाँ पे जो है वो रेडियस के लिए था, यहाँ हमारे मोमेंट आर्म के लिए था, तो इसके यूनिट सेम वही होते हैं जो कि डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी डायमेंशन क्या आ गई, ml2t माइनस 2 हमारे पास टॉक की जो है वो प्रॉपर एक डायमेंशन यहाँ पे आ गई है। अब नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि टॉक पॉजिटिव कब होगी और टॉक जो है वो नेगेटिव कब हो सकती है, तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ कंडीशंस लिख लेते हैं कि अगर एक स्पैनर के ऊपर हम फोर्स जो है वो लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या टॉक जो है वो अप्लाई करते हैं, टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज आपकी जो टॉक होगी वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होती है। जबकि अगर आप एक स्पैनर पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई करें या टॉक अप्लाई करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक नंबर 2.4 डेट इज़ अबाउट टॉक।